हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप वही फिर से स्टार्ट करने वाले हैं क्या, बायोलॉजी। अभी पूरा नहीं हुआ सेल चैप्टर, उसमें भी बाकी है कुछ। तो अगला पॉइंट है वो वैक्यूल्स के बारे में हम जानेंगे। उसको वैक्यूल्स क्या होती हैं, रिक्तिकाएं क्या होती हैं, यही लास्ट भाग बचा हुआ क्या हमारी सेल का या फिर सेल्स का, है ना। तो अब अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। उसका नाम क्या है, वैक्यूल्स। VACOULES, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का मतलब क्या है, रिक्तिकाएं होती हैं। रिक्तिका, रिक्तिका कहते हैं हिंदी। अब ये रिक्तिका क्या है, तो रिक्तिका का नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या, जहां पर वैक्यूम हो, खाली जगह हो, रिक्त स्थान हो, वही ना रिक्तिका कहलाएगी। तो बस इसी बात को आप क्या कर लेंगे, गांठ बांध लेंगे कि हाँ बस अब यही से रिलेटेड है। रिक्तिका का मतलब हमें तुरंत समझ में आने वाला है क्या। पहली बात हम कहेंगे कि दो सेल्स हमारे पास होती हैं, कौन कौन सी। तो एक तो होती है प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। ड्रॉ करते हैं हम दोनों प्रकार। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल कुछ ऐसी ही होती है, इस तरह की, ऐसे एक स्क्वायर शेप में। उसके बाद इसके अंदर एक ऐसी मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, ठीक इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये सेल होती है एनिमल सेल, इस तरह के कुछ दो सेलें हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। हमें दिखाना क्या है, इन सेलों में वैक्यूल्स को दिखाना है। वैक्यूल्स कहाँ होती है, तो सबसे पहली बात, पहला पॉइंट आप लिखेंगे और सुनेंगे क्या कि वैक्यूल्स जो होती है, रिक्तिकाएं जो होती हैं, वो प्लांट सेल में बड़े आकार में होती हैं। किसमें, प्लांट सेल में बहुत बड़े आकार में होती हैं। प्लांट सेल में बड़े आकार में होती हैं, जबकि अपेक्षाकृत एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटी होती हैं। अपेक्षाकृत एनिमल सेल में, ये कौन सी सेल है, तो एनिमल सेल में क्या वैक्यूल्स छोटी होती हैं। अब वही हमें दिखाना है। मान लेते हैं कि ये क्या है, इसमें ऐसा स्थान बना है और यहाँ पर ये इस तरह के स्थान बने हुए हैं, इस तरह से, है ना। इनकी संख्या कोई एक ही नहीं होती है, और भी होती है इस। तो हमें बताने का मतलब क्या है कि सबसे पहला पॉइंट इसमें स्टार्ट यही करेंगे कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होती है, रिक्तिकाएं होती हैं, वो बड़े आकार में होती हैं, जबकि एनिमल सेल में तो ये रिक्तिकाएं वैक्यूल्स छोटे आकार में होती हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। यहाँ पे हमारे कहने का मतलब कि प्लांट सेल में अगर बड़ी बड़ी होती हैं तो पौधे भी दो तरह के होते हैं। वो भी कौन कौन से, तो एक भाई बड़ा पौधा होगा, बड़ा पेड़ होगा कहेंगे, है ना। पेड़ बड़ा सा होगा, लेकिन वहीं पर क्या होगा, एक छोटा सा पौधा होगा क्या। अब इन दोनों प्रकार के प्लांटों में ये वैक्यूल्स की जो आकृति है, जो आकार है, वो दोनों निश्चित ही होगा। तो ऐसा नहीं है, ये बड़े वृक्षों में या बड़े पौधों में वैक्यूल्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, अपेक्षाकृत बड़ी होती है, जबकि छोटे पौधों में ये छोटी भी होती है ना। छोटी पौधों में छोटी होती है और बड़े पौधों में बड़े। हालांकि जो जैसे है, जिस शेप में है, प्लांट सेल का सबसे मिला करके कहें तो एनिमल सेल की अपेक्षा हमेशा ये बड़ी ही होती है। ठीक है, एक बात आपको समझ में आई। तो अब उसके बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे, अगला आप यहीं पर लिख लेंगे क्या, ये रिक्तिका है ना, ये क्या है, रिक्तिका। अच्छा उसके बाद ये हम ध्यान दें कि ये सब क्या बना है, तो प्लांट सेल का ऊपरी सिरा क्या कहलाती है, तो कोशा भित्ति है। कोशा भित्ति, ये बात तो मालूम होगी आपको। ये ऊपरी हिस्सा क्या, कोशा भित्ति। उसके बाद इंटरनल ये जो मेम्ब्रेन है, ये क्या कहलाती है, तो कोशिका मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली या कोशा झिल्ली कहलाती है। ध्यान देंगे क्या, दोनों बातें अलग अलग हैं, भित्ति और झिल्ली में अंतर है। भित्तियां केवल प्लांट सेल में पाई जाती हैं, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती हैं, जबकि कोशा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में स्टार्ट होती है ना। तो ये क्या है, ये वही चीज है जो प्लांट सेल की दूसरी मेम्ब्रेन है ना, ये क्या है, वही कोशा झिल्ली है। तो ये चीज जा पाए। तो प्लांट एनिमल सेल में ये भी क्या है, ये वैक्यूल्स नहीं है, वैक्यूल्स नहीं है। ठीक है,
एक पॉइंट आपने देखा कि ये तो एनिमल सेल में छोटी और प्लांट सेल में बड़ी। उसके बाद अगला है, हम देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है कहेंगे, या फिर ये नहीं कह सकते हैं कि 2 4 होती है, 6 होती हैं, 1 होती, कुछ नहीं कहेंगे, कुछ निश्चित नहीं होते। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि जो ये वैक्यूल्स होती हैं या फिर हम कहेंगे रिक्तिकाएं होती हैं, ये प्लांट सेल का लगभग 80 से 90% भाग घेरे रहती हैं। मतलब हम कहें कि प्लांट सेल का पूरा स्ट्रक्चर का 80 से 90% भाग किसका बना होता है, तो केवल और केवल स्थान होता है किसका, रिक्तिकाओं का। जान पाए, 80 से लेकर के 90% भाग किसका, तो वैक्यूल्स का है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में देखेंगे तो मुश्किल से कहेंगे 15 से 20% तक स्थान घेरती है, बस इससे ज्यादा है। प्लांट सेल में टोटल भाग क्या होता है, 80 से 90% भाग किसका, रेक्टिका। उसके बाद अब हमें क्या देखना है कि इसी प्लांट सेल में न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, वो सब कहा जाएगा। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं इस तरह का, और ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, उसके बाद ये इसके चारों तरफ ये जो वाटर भरा दिख रहा है आपको, ये जो हम बना रहे हैं, ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, कोशाद्रव्य है, यही ना है, कोशाद्रव्य है। तो अब यहाँ पर आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्या 2 पॉइंट तो आपने जाना कि सबसे बड़ी मतलब प्लांट सेल में ये बड़ी होती हैं, फिर प्लांट सेल का 80 से 90% भाग किसका बना होता है, तो वैक्यूल्स का बना होता है। तीसरे पॉइंट में हमें जानना है ये कि प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो परिधि पर स्थित होता है। प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो कहां पर स्थित होता है, परिधि पर, जबकि एनिमल सेल का न्यूक्लियस कहां पर स्थित होता है, तो एनिमल सेल का न्यूक्लियस सेंटर पे स्थित होता है, उसे किसके, सेल के सेंटर पे स्थित हो। बात जान पाए, ये सेल एनिमल सेल है, एनिमल सेल का ये क्या है, ये न्यूक्लियस है, जबकि ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल का ये कौन सा भाग है, ये न्यूक्लियस है। जान पाए ना। अब हमें देखना क्या है कि किस कारण से, कौन सा कारण है जिस कारण से प्लांट सेल में ये न्यूक्लियस जो है वो परिधि के आसपास स्थित होता है, जबकि एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस सेंटर में स्थित होता है। थोड़ा सा कारण है, कारण क्या है, यही इसका आकार। भाई जब इसी इतने भाग में कोई चीज बहुत बड़ी हो जाएगी तो अपना स्थान ये जब फैलाता है उसका आयतन बड़ा होता जाएगा, तो बाकी की चीजें सिकुड़ती जाएंगी कि नहीं सिकुड़ते जाएंगे, जाहिर सी बात है सिकुड़ जाएंगे। तो वही हुआ कि जब ये वैक्यूल्स बड़ी हो गई इनमें, तो इतना का इतना आधा मतलब कह सकते हैं 80 से 90% भाग जब रिक्तिका ही घेर ली, तो बचा थोड़ा सा जो भाग, उसी में सारा सिस्टम और होना है। तो न्यूक्लियस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, जो कुछ बचे सभी के सभी कहां पर आकर के चिपक गए, तो हम कहेंगे इस सेल की परिधि पर, सर्कमफेरेंस पर आकर के टिक गए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहां पर स्थित होता है। ऑप्शन है केंद्र में, ऑप्शन है दूसरा परिधि पर, तीसरा ऑप्शन है कोशिका झिल्ली के समीप या कोशिका झिल्ली के पास, चौथा ऑप्शन है कहीं नहीं। बताओ कहां पर होता है। आपको ध्यान क्या देना रहेगा, यहीं पर हम मतलब बता सकते हैं कि यह परिधि के आसपास स्थित होता है, किसमें, केवल प्लांट सेल। किस कारण से, तो इस रेक्टिका की वजह से। इसी तरह से एनिमल सेल के सेंटर पे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर रेक्टिकाएं, वैक्यूल्स का आकार छोटा होता है, और जान जाइए जो हल्का होता है वो क्या, वो सेंटर में नहीं रहेगा, वो दूर दूर भागेगा, है ना। तो जो बड़ा है वो बीच में कह सकते हैं। यहाँ तीसरा पॉइंट आपको समझ में आया। प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होता है या जो कोशाद्रव्य है, ये कहां पर पाए जाते हैं, परिधि पर पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पर, न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म कोशिका की परिधि पर पाए जाते हैं, परिधि पर पाए जाते हैं।
पाए जाते हैं। एक बात और इसमें यहाँ पे ऐड कर देना है पादप कोशिका की। पादप कोशिका की परिधि पर पाए जाते हैं कौन? न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, बस। उसके बाद अगला पॉइंट, अगला ये है कि वैक्यूल्स को देखेंगे तो वैक्यूल्स के इस चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन लगी दिख रही है आपको, देख पा रहे हैं? वैक्यूल्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगी है, कहीं भी देखेंगे तो वैक्यूल्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन लगी हुई है। ये मेम्ब्रेन है, मतलब ये झिल्लियां हैं। कैसी? जो इस वैक्यूल्स को एक आकार प्रदान कर रही है, उसको सुरक्षात्मक आवरण प्रदान कर रही है, एक स्ट्रक्चर प्रदान कर रहे हैं। कौन? ये झिल्लियां जो लगी हुई हैं। तो इसको यहाँ पर क्या कहते हैं? नाम वही पूछता है कि रिक्तिका झिल्ली को किस नाम से कहते हैं, या फिर कि वैक्यूल्स के चारों तरफ लगे आवरण को क्या कहते हैं। तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहली बात तो रिक्तिका झिल्ली यदि ऑप्शन में है तो कह सकते हैं, रिक्तिका झिल्ली भी कहते हैं इसको, है ना? क्या कहते हैं? रिक्तिका झिल्ली कहते हैं। उसके बाद इसी रिक्तिका झिल्ली को दूसरे नाम में आप क्या कहेंगे? टोनोप्लास्ट नाम होता है इसका। क्या? टोनोप्लास्ट, है ना? टोनोप्लास्ट नाम। टोनोप्लास्ट किसका नाम है? वैक्यूल्स की इस चारों तरफ वाली झिल्ली का नाम है। वैक्यूल्स का नाम, यहाँ वैक्यूल्स की झिल्ली का नाम क्या? टोनोप्लास्ट। आप बता देंगे कि रिक्तिका झिल्ली को टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। अब बात चाहे यहाँ की हो चाहे यहाँ की, दोनों में चीजें वही है। तीसरा चौथा पॉइंट समझ में। अब ये बात हम करते हैं कि ये जो टोनोप्लास्ट होती है वो किसकी बनी होती है, किस पदार्थ की बनी ये टोनोप्लास्ट होती है। तो अगला हमें देखना है कि चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों की रिक्तिकाओं की जो रिक्तिका झिल्ली होती है, टोनोप्लास्ट होती है, वो वही लाइपोप्रोटीन की ही बनी होती है। किसकी? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? आप किसको बताएंगे? लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन की क्या बनी होती है? रिक्तिका झिल्ली बनी होती है। ठीक है, बात स्पष्ट कर पाए? अब यहाँ से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन ये पूछता है कि रिक्तिका झिल्ली का काम क्या होता है, कौन सा काम करती है? पहली बात तो हमने बताया कि ये एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। भला बताओ भाई, जो घर के अंदर है उसको सुरक्षा की क्या आवश्यकता? जैसे ये सुरक्षा में भाई कोई लड़ाई करने आएगा तो सबसे पहले सेल पर प्रहार करेगा या फिर डायरेक्ट इसको प्रहार करेगा, ये तो फिर भी सुरक्षित है। लेकिन फिर भी ये जो झिल्ली बनी है इसका काम क्या होता है? तो पहली बात तो हम कहेंगे कि इसकी जो प्रकृति है, जो झिल्ली की प्रकृति है, वो अर्धपारगम्य है। क्या? अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य का मतलब है कि ऐसी झिल्ली या ऐसा दरवाजा जहां पर गिने चुने लोग ही जाएंगे, सभी को अनुमति नहीं होती है। तो ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है। क्या? सेलेक्टिव परमेबल। परमेबल नहीं होती है पूरी तरीके से, मतलब खाला का घर नहीं होता कि आओ जाओ, नहीं, यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है। ये सेलेक्ट करेगी किसको अंदर जाना है किसको नहीं जाना है ना। तो उसी को कहते हैं क्या? सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। तो रिक्तिका झिल्ली जो टोनोप्लास्ट लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, उसकी प्रकृति होती है क्या? वो सेलेक्टिव परमेबल होती है। क्या? सेलेक्टिव परमेबल। सेलेक्टिव परमेबल, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, इसका मतलब क्या है कि अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, विभेदनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली। वही कह सकते हैं कि यह झिल्ली उसी को आने जाने देगी जो सेलेक्टिव होगा, जिसको ये चाहेगी उसी को आने जाने देगी अपने अंदर, अन्यथा सभी नहीं आ सकते। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट काम तो ये आपने बता दिया, मतलब प्रकृति बता दी। ठीक है, अब जरा हम देखेंगे आगे अगले पॉइंट में क्या कि इस वैक्यूल्स के अंदर क्या क्या होता है। क्या ये पूरा का पूरा जो आपको मतलब दिख रहा है इस फिगर में, वो इसी तरह से खाली ही होता है? दोनों शेपों में इसी तरह से पूरी की पूरी खाली ही रहती है कि इसके अंदर भी कुछ होता है? तो बिल्कुल होता है। इसमें आपको मिलेगा यहाँ पर भी वाटर ही मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? वाटर मिलेगा, लेकिन वो वाटर नहीं होता है, वो भी एक जेली जैसा द्रव, मतलब गाढ़ा, थोड़ा सा हल्का द्रव होता है ना, हल्का गाढ़ा कह सकते हैं। तो अब इस द्रव को यहाँ पर क्या कहते हैं?
कोशिका में भरे द्रव को हमने क्या कह दिया था? कोशा द्रव्य कह दिया था। न्यूक्लियस में भरे द्रव को हमने क्या? न्यूक्लियस द्रव्य कह दिया था। इसी तरह से रिक्तिका में भरे द्रव को हम क्या कहेंगे? रिक्तिका द्रव्य कह देंगे। सही हो जाए ऐसी बात है। तो इस द्रव्य को क्या कहेंगे? इसको हम यहाँ पर रिक्तिका द्रव्य कहते हैं। रिक्तिका द्रव्य। अब रिक्तिका द्रव्य क्या है? वैक्यूलर शेप है ना? वैक्यूलर शेप भी कह सकते हैं। शेप, वैक्यूलर शेप। क्या भरा हुआ है? जल। अब अगला पॉइंट ये पूछा जाता है, इस वैक्यूलर शेप में या रिक्तिका द्रव्य में क्यों कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं? क्या उपस्थित होता है इस वैक्यूलर शेप में? आपको बताना रहेगा वैक्यूलर शेप में क्या क्या उपस्थित होता है। सबसे पहली बात आप क्या बताओगे? जल। जल है तो जल उपस्थित ही होगा। तो यहाँ पर आप बताएंगे क्या? वाटर उपस्थित होता है। उसके बाद और क्या होता है? हम बताएंगे इनमें कुछ मिनरल्स होते हैं। क्या? खनिज लवण, मिनरल्स। मिनरल्स हो गया। उसके बाद इस जल में और क्या होता है? सो साल्ट होता है, नमक होता है। उसके बाद इस जल में और क्या होता है? प्रोटीन होती है, प्रोटीन होती है। उसके बाद इस जल में और क्या? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट होती है। उसके बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है मजेदार वाली कि इनमें कलरिंग पिगमेंट भी पाए जाते हैं। क्या? कलरिंग पिगमेंट, जिसके कारण से रिक्तिका का रंग अलग अलग होता है, या फिर कहेंगे पूरी सेल का कलर अलग हो जाता है। तो इनमें क्या पाए जाते हैं? कलरिंग पिगमेंट। अब वो कलरिंग पिगमेंट सबसे अधिक मात्रा में जो उपस्थित होता है उसका नाम है एंथ्रोसाइनिन। क्या? एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन उपस्थित होता है। एंथ्रोसाइनिन, एंथ्रोसाइनिन। अब ये एंथ्रोसाइनिन क्या है? तो एक कलरिंग पिगमेंट है। कलरिंग पिगमेंट का काम वही होता है कलर प्रदान करना। जैसे प्लास्टिडो में क्लोरोप्लास्ट होता है या फिर पर्णहरित होता था, उसी तरह से जैसे हम आपसे एक थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि सेब का रंग लाल क्यों होता है, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, इसी तरह से मूली का रंग सफेद क्यों, हल्दी का रंग पीला क्यों? कारण है यही सब कलरिंग पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं वहां पर। कह सकते हैं कि कलरिंग पिगमेंट पाए जा रहा है, उसी के कारण से भाई रंग का रंग होता है। बिल्कुल। तो रिक्तिकाओं में भी कलरिंग पिगमेंट पाया जाता है। अब वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो कलरिंग पिगमेंट है वो क्या है? वो एंथ्रोसाइनिन है। अब एंथ्रोसाइनिन का रंग कैसा होता है? क्वेश्चन ये उठ गया, कौन सा कलरिंग पिगमेंट पाया जा रहा है? आपने बता दिया एंथ्रोसाइनिन। अगला क्वेश्चन है एंथ्रोसाइनिन का रंग कैसा है? लाल है, नीला है, बैंगनी है या हरा है? बताओ भाई कौन सा है? तो यहाँ पर इस जल की प्रकृति के अनुसार इसका रंग बदलता है, कुछ हम फिक्स नहीं कर सकते। इसका रंग लाल ही होता है, हम ये भी नहीं कर सकते। इसका रंग नीला हरा होता है, ये भी नहीं कर सकते। इसका रंग बैंगनी होता है, ये भी नहीं कर सकते। वो डिपेंड करती है कि रिक्तिका के अंदर जो सैब भरा हुआ है, जो जल भरा हुआ है, वो किस प्रकृति का है। वो एसिडिक नेचर का है या बेस नेचर का है या फिर न्यूट्रल है या फिर कह सकते हैं उदासीन है। अब इन सब स्थितियों के कारण इनका रंग अलग अलग होता है। हालांकि जैसे अब कुछ अलग अलग मतलब जो फल हो गए या फिर सब्जियां हो गई, उनका रंग उनमें फिक्स होता है। सेब का रंग लाल क्यों होता है? तो इसी पिगमेंट की वजह से होता है। किसके? तो वो एंथ्रोसाइनिन की वजह से, एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट की वजह से सेब का रंग क्या होता है? सो लाल होता है। इसी तरह से कहा जाए टमाटर का रंग लाल कैसे होता है? तो एंथ्रोसाइनिन तो वहां पे नहीं है, वहां पे दूसरा है एक और कलरिंग पिगमेंट लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण उसका रंग लाल होता है। हालांकि वो क्या है? वो भी एक तरह का कलरिंग पिगमेंट है। एंथ्रोसाइनिन के कारण किसका रंग लाल हो रहा है? सेब का। तो वो सेब में उसके वैक्यूल्स की प्रकृति कुछ दूसरे नेचर की है। यहाँ पर भी यदि एसिडिक नेचर की रहेगी तो इसका रंग भी लाल होगा, है ना? तो अब क्या है, अगले पॉइंट में हमें यही देखना है
कि एंथ्रोसायनिन की जो प्रकृति होती है वो किन किन स्थितियों में क्या होती है, कौन कौन सा रंग दिखाएगी। तो पहली स्थिति हम क्या मान लेते हैं, एंथ्रोसायनिन जो कलरिंग पिगमेंट है वो लाल तब होगी, क्या लाल होगी तब जब इस वैक्यूलर शेप या रिक्तिका द्रव्य की प्रकृति होगी वो एसिडिक नेचर की होगी। कैसी? सो एसिडिक नेचर की होगी। एसिडिक नेचर का मतलब क्या है, अम्लीय प्रकृति की। यदि ये वैक्यूलर शेप अम्लीय प्रकृति का है तो एंथ्रोसायनिन का रंग वहां पे क्या होगा, लाल होगा, है ना, बताओगे। अगला दूसरा, अब इसका रंग और भी बदलता है। यहाँ पर इसका रंग नीला भी होता है, क्या, नीला। नीला किसके कारण से होता है, तो एंथ्रोसायनिन के कारण नीला भी होता है, लेकिन कारण है कि तब होता है जब ये नीला रंग तब होता है जब इस वैक्यूलर शेप की जो प्रकृति है वो बेस नेचर की हो, क्या, बेस नेचर, बेस क्षारीय हो, है ना, क्षारीय हो, तब वो यहाँ पर एंथ्रोसायनिन का रंग कैसा होगा, नीला होगा। अगली बात है तीसरा पॉइंट कि इसी एंथ्रोसायनिन का रंग नीले के बाद बैगनी कब होता है, क्या, बैगनी। बैगनी रंग तब होता है जब इस वैक्यूलर शेप की प्रकृति वो न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है, क्या, उदासीन। ये बात, उदासीन होगा तो बैगनी होगा, बेस नेचर का होगा तो एंथ्रोसायनिन का रंग नीला होगा, एसिडिक होगा तो एंथ्रोसायनिन का रंग लाल। अब रही बात एसिडिक, बेस और उदासीन की, तो यहाँ पर एक क्या है, एक स्केल है, क्या है, स्केल। अब वो स्केल कौन सी है, तो पीएच स्केल है ना, पीएच स्केल। अब उसके बारे में आपने ध्यान से देखा होगा कि पीएच का मान यदि 7 है, एक लिमिट बनाई गई है, यदि पीएच का मान 7 है तो वहां पर सोल्यूबल की, विलेयन की, वाटर की, जो भी हो उसकी प्रकृति क्या होगी, उदासीन होगी। इतनी सी बात तो आपको मान, उदासीन। लेकिन यदि उसी विलेयन का जो वहां पर मान है, पीएच मान है, वो 7 से नीचे आ जाता है, मतलब 7 से इधर या फिर कहेंगे 7 से कम होने लगता है, तो वहां पर उसकी प्रकृति अम्लीय हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 जो भी हो तो उसकी प्रकृति अम्लीय, और यदि 7 से ज्यादा तो उसकी प्रकृति क्षारीय, है ना, उसकी प्रकृति क्षारीय हो जाती है। किसकी, वाटर की, सोलुबल की, जो भी। आपने देखा कौन सा कलरिंग पिगमेंट पाया जा रहा है, एंथ्रोसायनिन। बात स्पष्ट हुई ना, ठीक है। जान पाए एंथ्रोसायनिन क्या, उदासीन है। उदासीन का एंथ्रोसायनिन उदासीन नहीं कहेंगे कि एंथ्रोसायनिन का रंग कहाँ पे लाल नीला पीला, ठीक। अगला पॉइंट, अब हम कहेंगे कि जो ये वैक्यूल्स हैं इनका काम क्या होता है। यहाँ पर इनका काम क्या होता है, क्या सेल में इतना इतना भाग घेरे हुए, 90% भाग घेरे हुए, काम क्या करती हैं, कुछ करती हैं। सभी पूरे की पूरी सेल को कंट्रोल तो न्यूक्लियस कर रहा है या फिर रास्ता तो ये दिखा रहा है, इनका काम क्या होता है, तो इनका भी कुछ ना कुछ काम ही होगा। काम क्या है, रिक्तिकाओं का काम यहाँ पर सबसे पहली बात तो हमने बताया कि इस पिगमेंट के कारण से इनका रंग प्रदान करना होता है। उसके बाद दूसरा कारण ये भाई, जगह जहाँ ज्यादा होती है घर में क्या किया जाता है, चलो कुछ सामान ही रख दिया जाता है वहां पे। अब सामान यहाँ पे क्या रखा जाएगा, सामान तो एक्स्ट्रा कुछ रखा नहीं जाएगा, ये तो सेल है। अब सेल अपने अनुसार से एडजस्ट करेगी कि कौन सा सामान रखना है। तो सेल को जीना है, जिंदा रहना है, तो जिंदा रहने के लिए खाना की जरूरत है। अब खाना, इसका मतलब यहाँ पे जरूरी है इनके लिए रखना। तो अब यही सेल क्या करेगी, इस खाली जगह पर ला करके खाना इकट्ठा करेगी। कौन लाएगा, सेल नहीं लाएगी, सेल के अंदर जो मतलब खाना लाने वाले नौकर हैं वो लाएंगे। अब उस नौकर का नाम क्या है, सो फ्लोएम नाम है। फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों में खाना बनता है, खाना ले आकर के देता है, ये स्टोर करके रख लेंगे। मतलब कहेंगे एक तरह से ये स्टोर रूम है, क्या, स्टोर रूम। किसको कहेंगे, तो इसी वैक्यूल्स को कहेंगे, है ना। तो सेल में स्टोर रूम कौन सा होता है, वैक्यूल्स को कहा जाता है, अन्न भंडारण कहा जाता है इनको, है ना। तो इनका काम क्या, इनका काम ये होता है, रिक्तिकाओं का काम कोशिका में अन्न भंडारण का कार्य करती है, क्या,
अन्य नहीं है, अन्न है, अन्न भंडारण का कार्य करती है, अन्न भंडारण का कार्य करती है ना, अन्न भंडारण का कार्य करती है। अब जरा सी बात, ये अन्न भंडारण की बात तो ठीक है, कौन सा अन्न भंडारण करेगी, पूछ लिया, मान लेते हैं अन्न भंडारण का कार्य तो आपने बता दिया सरलता से कि ये अपने अंदर भोजन को स्टोर करती है। क्या दाल चावल स्टोर करेगी, है ना, या मिठाई स्टोर करेगी, नहीं ना। दूसरा क्या है, फिर क्या ऐसा चीज है जो स्टोर करेगी, यहाँ पर स्टोर करने वाला पदार्थ होता है जो सेल को खाने योग्य होता है, वो खाने योग्य क्या होता है, वही खाने योग्य पदार्थ क्या, स्टार्च होता है, स्टार्च कहते हैं। इसको मंड भी कहते हैं, क्या हिंदी में मंड है, स्टार्च। अब स्टार्च क्या है, तो एक पॉलीकार्बोहाइड्रेट शर्करा है, स्टार्च क्या है, पॉलीकार्बोहाइड्रेट शर्करा है। यही चीज आपसे पूछेगा कि प्लांट सेल का खाना क्या है, क्या बताओगे आप, वहां तो ग्लूकोज बन रहा था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, आप वो भी बता सकते हो ग्लूकोज, है ना, लेकिन ये स्टोर किस रूप में होता है, वही ग्लूकोज जाकर के जब स्टोर होना होता है तो वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, वहां पे हमने बताया होगा, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में खाना तो बनता है ग्लूकोज, लेकिन यदि वो स्टोर होगा तो किस रूप में, स्टार्च के रूप में स्टोर होगा। अब स्टार्च कहाँ पे स्टोर होगा, तो आप बताओगे ना, वैक्यूल्स में स्टोर होगा। अब इसी तरह से एनिमल सेल में भी होता है वैक्यूल्स का काम, सेम वही काम है, वही चीज है ना, लेकिन अलग थोड़ा सा। यहाँ पर इस एनिमल सेल में जो स्टोर होता है खाना, वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। तो स्टोर फूड, एनिमल सेल का स्टोर फूड जो होता है वो किस रूप में, तो ग्लाइकोजन होता है, क्या, ग्लाइकोजन, है ना। दोनों में अंतर कितना बढ़िया है, एनिमल सेल में जो स्टोर फूड है उसका नाम है ग्लाइकोजन, प्लांट सेल में जो स्टोर फूड है उसका नाम है स्टार्च। जान पाए, कौन स्टोर कर रहा है, जहां पर खाली जगह है, खाली जगह कहां पे है, तो वैक्यूल्स में है, यहां पर वैक्यूल्स। इतनी बात आप स्पष्ट कर पाए, दो काम हमें स्पष्ट हुआ, इसका किसको, तो वैक्यूल्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तीसरा काम वैक्यूल्स का क्या होता है, तो इसका काम यहाँ पर होता है प्लांट को या फिर शरीर को या फिर सेल्स को टर्जिडिटी प्रदान करना, क्या, टर्जिडिटी, बड़ा ही अजीब नाम है टर्जिडिटी। टर्जिडिटी को हिंदी में कहते हैं सूजन होना, मतलब फूलना, स्फीति कह सकते हैं, क्या, स्फीति। अब इसी स्फीति को आप सूजन भी कह सकते हैं, क्या, सूजन, मोटा होने की बात करना है। मतलब ये जो वैक्यूल्स होती हैं वो सेल को क्या प्रदान करती हैं, टर्जिडिटी प्रदान करती हैं, स्फीति, सूजन बनाए रखती है, मोटा करके रखती हैं। कौन, वैक्यूल्स। किस कारण से, किस वजह से, जरा सी बात है, सरल सी बात है भाई जब जिसका आकार यहाँ पे बड़ा होगा, जो खाना देगा, है ना, वही तो मोटा होगा या फिर वही मोटा करेगा। काम क्या है, जैसे अब यहाँ से इनको हटा देते हैं, खाना देने वाला कोई नहीं गया। अब जब रसोईया ही नहीं है, सिंपल सी बात कहें, जब रसोई में स्टोर रूम ही नहीं है तो कहेगा कि यदि सेल को भूख लगेगी तो खाना तुरंत मिलेगा नहीं। अब जब मिलेगा नहीं तो ये मोटी कैसे होगी, सरल सी बात, पहचान सकते हैं। तो वैक्यूल्स का काम क्या होता है, टर्जिडिटी प्रदान करना। टर्जिडिटी का मतलब हम सरल सी बात कहेंगे सूजन। अब आप देखे होंगे पत्तियों को देखे होंगे तो कुछ पौधों की पत्तियां इतनी मोटी होती हैं कि जैसा लगता है कि वो सूज गई है। किस कारण से, इन्हीं की उपस्थिति के कारण, किसकी, रिक्तिकाओं की उपस्थिति के कारण पत्तियां क्या होती हैं, मोटा आकार धारण करने चाहती हैं। तो सरल सी बात हम यही कहेंगे, तीसरा रूप, इनका तीसरा जो कार्य है वो क्या है, वो सेल को टर्जिडिटी प्रदान करना होता है। अब वो चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल। एनिमल में क्या होगा कि ये पूरे सेल को टर्जिडाइट करती है, यहाँ पर भी खाना ही स्टोर होता है, जरूरत पड़ने पर ये खाना देती है। मतलब कहेंगे कि ये एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, ये मुरझा नहीं पाती है,
मुरझाती नहीं है भाई। हम मुरझा तभी जाते हैं जब हमको भूख लगने पर खाना नहीं मिलता। अब ये तो खाना मिल गया है ना, ये दे दे रही खाना, तो मुरझाने नहीं पाते। अक्सर हम देखे होंगे गर्मी में जब बहुत ज्यादा धूप पड़ती है तो पत्तियां मुरझा जाती है, ऐसा लग रहा है कि पेड़ ही सूख गए, लेकिन वो सूखा नहीं रहता। कारण क्या होता है कि यहाँ का द्रव भी थोड़ा सा सूख जाता है, उसकी वजह से पत्तियां मुरझाई हुई दिखती हैं। लेकिन कुछ को आप देखेंगे जिनको थोड़ा सा पानी मिल रहा होता है, जिन पौधों को, वहां पर इनकी मात्रा अधिक होती है। तो इसका मतलब कहेंगे कि जहां पर पानी अधिक मिल पा रहा है मतलब खाना अधिक मिल पा रहा है, तो उनका आकार उसी रूप में ही बना। तो बस यहाँ पर वैक्यूल्स का काम इतना था। तो आप बता पाएंगे इंपॉर्टेंट काम, या फिर पूछ लेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर कलरिंग पिगमेंट होता है वो कौन सा है, बताएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है वो भी बताएंगे। ये भी पूछ सकता है कि वैक्यूलर शेप में कौन कौन से पदार्थ उपस्थित होते हैं, तो बताना है ना। वाटर हो गया, मिनरल हो गया, सॉल्ट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, है ना, ये सारी चीज। ठीक है, तो इतना सा था वैक्यूल से, भी छूटा हुआ था। तो छूटा नहीं है, जो भी आप से नहीं समझ में आ रहा होगा वो बताएंगे, बाकी बस।